जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना परिवार हीरा क्लासेस में। दोस्तों हम लोगों ने क्लास 10th ज्योग्राफी को शुरू किया था, उसको हम लोग पढ़ रहे कंटिन्यू। आपको पिछले 2 क्लासेस मिल चुकी है। इसमें सिलेबस डिस्कशन और ज्योग्राफी का जो पहला चैप्टर है भारत संसाधन एवं उपयोग, उसकी शुरुआत हम लोग कर चुके थे, जिसमें हम लोगों ने उसके बेसिक बातों को समझा था। संसाधन के बेसिक बातों को समझा था कि संसाधन क्या होते हैं, ठीक, उसके प्रकार कौन-कौन से हैं, इन सभी चीज़ों को हम लोग समझा था। आगे हम लोग बात करेंगे, आज उससे आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक। तो पहला है कि बिहार बोर्ड क्लास 10th का जो ज्योग्राफी है उसकी हम लोग शुरुआत कर चुके हैं, जिसका आज दूसरा क्लास है, क्लास 2, आज क्लास 2 है, जिसमें भारत संसाधन एवं उपयोग हम लोग पढ़ रहे थे। चलिए हम लोग आज उससे आगे कंटिन्यू करते हैं जितना तक हम लोग पढ़े थे। चलिए सबसे पहले हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं कि भूगोल के बारे में, भूगोल क्या है, ठीक। उसको रिकॉल कर लेते हैं, पिछले वीडियो के कुछ-कुछ बातों को हम लोग रिकॉल कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ताकि जो बच्चे आज नए जुड़े हैं उसको थोड़ा-सा रिकॉल हो जाए। अगर विस्तार से देखना हो तो आप पिछले वीडियो को जाके देख सकते हैं, उसमें अच्छे से समझ में आएगा। तो क्या है भूगोल, ज्योग्राफी? भूगोल वह विषय या शास्त्र है जिसके अंतर्गत पृथ्वी की ऊपरी स्वरूप, पृथ्वी का जो ऊपरी स्वरूप होता है, खगोलीय पिंडों के बारे में बात कर रहा है। पृथ्वी के ऊपर ब्रह्मांड में जो-जो चीज़ पाया जाता है, उसका भी अध्ययन ज्योग्राफी में होता है। पृथ्वी का जो ऊपरी स्वरूप है और पृथ्वी की आंतरिक संरचना, उसके प्राकृतिक भागों अथवा पृथ्वी में पाए जाने वाले खनिज तत्वों के बारे में अध्ययन किया जाता है। पृथ्वी में मेनली किस-किस चीज़ों का अध्ययन किया जाता है? पृथ्वी में हम लोग पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप और पृथ्वी की आंतरिक संरचना, मतलब ज़मीन के अंदर जो भी चीज़ पाया जाता है, जैसे खनिज तत्व हो गया, इन सभी चीज़ों के बारे में, और पृथ्वी के सतह में जो पाया जाता है प्राकृतिक भाग, जैसे पर्वत हो गया, पठार हो गया, नदियाँ, झीलें, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग भूगोल में ही पढ़ते हैं। इन सभी का जो अध्ययन करना है, उन सभी का अध्ययन करना ज्योग्राफी कहलाता है। इन सभी चीज़ों का अध्ययन जिस सब्जेक्ट के अंदर किया जाता है उसे ज्योग्राफी कहते हैं, ठीक? समझ में आया? आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, इसीलिए हम लोग शॉर्ट में सब कुछ देखते चलते हैं। पहला चैप्टर कौन है? भारत संसाधन एवं उपयोग। उसमें इन टॉपिक को पढ़ेंगे, जैसे संसाधन हो गया, संसाधनों का वर्गीकरण हो गया, संसाधन नियोजन हो गया। भारत में संसाधन कैसे नियोजन नियोजन होता है, उसके बाद संसाधनों का संरक्षण कैसे होता है, सतत विकास की अवधारणा क्या है, इन सभी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले से संसाधन क्या है? बेसिक बात है संसाधन क्या है? कि प्रकृति में उपलब्ध वो प्रत्येक वस्तु, संसाधन क्या है? प्रकृति में उपलब्ध जो प्रत्येक वस्तु है, जिनका हम लोग अपनी लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, अपने जीवन में काम में लेते हैं। प्रकृति में उपलब्ध वो प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो, उसे संसाधन कहते हैं। जैसे हो गया जल हो गया, भूमि हो गया, मृदा हो गया, उसके बाद पवन हो गया, उसके बाद हो गया पेड़-पौधे, इन सभी को आप जैसे मेरे लिए मार्कर संसाधन हो गया, लिखने के काम में आता है। आपके लिए फ़ोन वो संसाधन हो गया, ठीक? जो भी चीज़ आपकी आवश्यकताओं को पूर्ति करता हो, वो सभी चीज़ संसाधन है। पानी, जल, इन सभी चीज़ों को हम लोग संसाधन के अंतर्गत रखते हैं, क्योंकि वो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, ज़रूरतों की पूर्ति करता है, इसीलिए वह संसाधन है हमारे लिए। बिना संसाधन के लाइफ़ को आसान बनाना मुश्किल है, असंभव है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हम लोग देखते हैं आप संसाधन जो बनने की शर्तें वो कितने हैं? संसाधन बनने की शर्तें 3 हैं, ठीक? संसाधन बनने की, किसी भी वस्तु को संसाधन बनने के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी है, 3 शर्तें हैं। पहला है उपयोगिता, तकनीक और मानव ज्ञान। उपयोगिता क्या है? वह मनुष्य के काम में आना चाहिए, वो मनुष्य के उपयोग में आना चाहिए। उसका उपयोग मनुष्य करता हो अपने जीवन में, वो संसाधन होगा। दूसरा है तकनीक, तकनीक मतलब हो गया कि उसका उपयोग करने की तकनीक हो, मनुष्य के पास उस संसाधन का उपयोग करने के लिए बेहतर तकनीक हो, तभी वह संसाधन बन पाएगा। अदरवाइज़ वह संसाधन उतना अच्छे तरीके से नहीं बन पाएगा। तीसरा है मानव ज्ञान, मानव ज्ञान मतलब हो गया क्या कि मनुष्य को उस संसाधन का ज्ञान होना चाहिए कि वह संसाधन हमारे लिए हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। हमारे लिए अगर हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है तो वह संसाधन है, ठीक? जैसे-जैसे मनुष्य को उन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, उस तरीके से आविष्कार करते जाता है और उन चीज़ों के आविष्कार करके वो संसाधन के रूप में डेवलप करता है। आगे चलते अब देखते हैं संसाधनों के प्रकार कौन-कौन से हैं। संसाधनों के प्रकार कौन-कौन से था? 2 संसाधनों के प्रकार हैं। पहला है
भौतिक संसाधन, दूसरा है जैविक संसाधन। भौतिक संसाधन उन संसाधनों को कहते हैं जो निर्जीव वस्तुएँ हैं। निर्जीव वस्तुओं को भौतिक संसाधन कहते हैं और जैविक संसाधन सजीव वस्तुओं को बोलते हैं। सजीव वस्तुओं के समूह को जैविक संसाधन बोलते हैं। भौतिक संसाधन के अंतर्गत आ जाता है भूमि, मृदा, जल, ये सभी निर्जीव पदार्थ हैं। जैसे भूमि हो गया, मृदा, जल, खनिज, ये सभी निर्जीव है, इसीलिए इसे भौतिक संसाधन के अंतर्गत रखा गया है। और जो जैविक संसाधन है, ये सजीव वस्तुओं को जैविक संसाधन कहते हैं, जैसे वनस्पति, पेड़ पौधे, वो सजीव है। वन्य जीव, जो जीव जंतु है वो सजीव है। उसके बाद जलीय जीव, ये भी सजीव होते हैं। और मानव जीवन, ये सभी सजीव वस्तुएं हैं, ये इसीलिए इसे जैविक संसाधन के अंतर्गत रखा गया है। संसाधन को दो भागों में बांटा गया, पहला है भौतिक संसाधन, दूसरा है जैविक संसाधन। भौतिक संसाधन के अंतर्गत हम लोग मृदा, जल, भूमि, खनिज, इन सभी चीज़ों को पढ़ते हैं। और जैविक संसाधन के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं वनस्पति, वन्य जीव, जलीय जीव, मानव जीवन, इन सभी चीज़ों को हम लोग जैविक संसाधन के अंतर्गत पढ़ते हैं। अब संसाधनों की कुछ बेसिक बातें हैं जो संसाधन के बारे में कही गई है। चलिए हम लोग देखते हैं कि संसाधन किसी भी देश का आर्थिक सामाजिक मेरुदंड होता है। मेरुदंड मतलब होता है बैकबोन, रीढ़ की हड्डी। मतलब मेरुदंड, बैकबोन जो मानव शरीर में होता है, जीव जंतु के शरीर बॉडी में होता है, जो पीछे होता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? बैकबोन। बैकबोन का काम क्या है कि किसी व्यक्ति के शरीर में अगर बैकबोन नहीं रहेगा, रीढ़ की हड्डी नहीं रहेगी, तो वह व्यक्ति अच्छे से खड़ा नहीं हो पाएगा, वह झुक के चलेगा हमेशा। इसीलिए किसी व्यक्ति के शरीर में जितना इम्पोर्टेंट बैकबोन है, मेरुदंड है, उतना ही इम्पोर्टेंट संसाधन है किसी देश के लिए। जिस देश में जितना अधिक संसाधन होगा, वह देश उतना अधिक विकसित करेगा, वह देश उतना अधिक अमीर होगा। चाहे वो मानव संसाधन हो या प्राकृतिक संसाधन हो, कोई भी सा भी संसाधन हो, लेकिन संसाधन होना आवश्यक है। बिना संसाधन की कल्पना करना मुश्किल है। जिस देश में जितना कम संसाधन रहेगा, वह उतना कम विकसित होगा। जिस देश में जितना अधिक संसाधन होगा, उसका उपयोग करके, टेक्नोलॉजी डेवलप करके, उसका नई-नई चीज़ों का आविष्कार करके, उसमें क्या करेगा, संसाधन के रूप में डेवलप करके वह देश उतना विकसित होगा। इसीलिए कहा गया है कि संसाधन किसी भी देश का आर्थिक, सामाजिक मेरुदंड होता है। आगे है कि सेवा को भी संसाधन माना गया है। सेवा क्षेत्र को भी संसाधन माना गया। कोई किसी की सेवा कर रहा है, जैसे डॉक्टर है, वो आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, आपको इलाज आप आपकी प्रॉब्लम को देखता है। जैसे आप बीमार हो, तो आप डॉक्टर के पास गए, तो आपका इलाज होगा। क्या? उसके बाद कोई शिक्षक है, वो आपको पढ़ाता है, वो आपकी सेवा करता है। क्यों? क्योंकि वह भले ही वह फीस लेता है, लेकिन वह तो आपको ज्ञान देता है। तो इसे हम लोग सेवा के अंतर्गत रखते हैं। इसीलिए सेवा को भी संसाधन माना गया। यहाँ तक कि मानव को भी संसाधन माना गया। मानव भी एक-दूसरे के काम में आता है। मानव कैसे संसाधन है? अब देखते हैं। मानव क्या करता है? भौतिक और जैविक दोनों पदार्थों को क्या करता है कि तकनीक एवं प्रौद्योगिकी के सहारे मानव क्या करता है, भौतिक और जैविक दोनों पदार्थों को तकनीक एवं प्रौद्योगिकी के सहारे जीवन उपयोगी बनाकर, कोई भी वस्तु को जीवन उपयोगी बनाकर अपने संसाधनों के रूप में विकसित करता है। कोई भी भौतिक हो या जैविक हो, ये दोनों पदार्थ क्या करता है मानव, उसे अपने टेक्नोलॉजी से, अपने ज्ञान से उन सभी को विकसित करता है, संसाधन के रूप में विकसित करता है। जिन-जिन चीज़ों की, जैसे कि अब कोई चीज़ों की आवश्यकता पड़ी, मानव धीरे-धीरे डेवलप होते गया और नई-नई चीज़ों की आवश्यकता पड़ती गई और नई-नई खोज हुई। उससे उन चीज़ों को टेक्नोलॉजी के सहारे आविष्कार करके, उसकी खोज करके अपने जीवन में जो इस्तेमाल किया, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए जो संसाधनों का उपयोग किया, उसे ही हम लोग संसाधन के रूप में विकसित किया। उसे संसाधन मानव ही क्या, इसीलिए बोला जाता है कि मानव भौतिक और जैविक दोनों पदार्थों को तकनीक और प्रौद्योगिकी सहारे, टेक्नोलॉजी के सहारे कोई भी वस्तु को जीवन उपयोगी बनाकर संसाधन के रूप में विकसित करता है। संसाधन को मानव ही बनाता है, संसाधन को कौन बनाता है? मानव ही विकसित करता है। आगे है कि ये स्टेटमेंट है, मतलब संसाधन के बारे में कथन है कि किसने क्या कहा था। तो ये एक भूगोलविद है जिम्बरमैन साहब। जिम्बरमैन ने संसाधन के बारे में क्या कहा था कि संसाधन होते नहीं, बनते हैं। संसाधन पहले से नहीं होता, उसे बनाया जाता है, मानव के द्वारा बनाया जाता है। उसे अभी कोई भी, या भौतिक हो या जैविक हो, अभी अभी हम लोग पढ़े थे, भौतिक हो या जैविक हो, इन दोनों को क्या करता है मानव, टेक्नोलॉजी के सहारे उसको विकसित करता है, संसाधन के रूप में विकसित करके अपने जीवन में
उपयोग करता है, अपनी जीवन आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, तो उसे ही हम लोग संसाधन बोलते हैं। इसीलिए जिम्मरमैन ने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। दूसरा है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने भी संसाधन के लिए कुछ कहा था। क्या कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। हमारे पास जितना उपलब्ध संसाधन है वह सीमित मात्रा में है, ठीक। जो प्राकृतिक संसाधन है वो सीमित मात्रा में, इन संसाधनों का उपयोग करके हम अच्छे से जी सकते हैं। हमारे हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है। लेकिन अगर बात करें कि पेटी भरने की, पेटी भरने का मतलब क्या हो गया कि बहुत अधिक मात्रा में संसाधन का दोहन करके उससे हम लोग पैसा कमाना, मुनाफ़ा कमाना, ठीक? मतलब जितनी आवश्यकता है उतना ही संसाधन का उपयोग करें, उससे अधिक ना करें, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा ना करें। ज़रूरत से ज़्यादा करने पर वह पेट भरना नहीं, पेटी भरना कहलाएगा। मतलब जितना आवश्यकता है आपको उतना ही संसाधन का उपयोग करें, उससे अधिक ना करें, इससे संसाधन का अधिक दोहन होगा। तो इसीलिए महात्मा गांधी ने कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, जितना संसाधन है वो बहुत है, पेटी भरने के लिए नहीं। ठीक, हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए थे, पिछले वीडियो में हम लोग यहीं तक पढ़े थे। उसके आगे हम लोग आज बात करेंगे कि उसके आगे हम लोग कि संसाधनों का वर्गीकरण देखेंगे कि संसाधनों का वर्गीकरण कैसे होता है, कितने भाग में होता है, इनके कितने आधार हैं, ठीक। तो चलते हैं, आज का वीडियो की शुरुआत हम लोग यहीं से करते हैं, इससे आगे हम लोग आज बात करते हैं। है संसाधनों का वर्गीकरण। आगे संसाधनों का वर्गीकरण है। संसाधनों का वर्गीकरण हम लोग निम्न आधार पर करते हैं। निम्न कितने आधार पर करते हैं? निम्न 4 आधार पर करते हैं। संसाधनों का वर्गीकरण हम लोग 4 आधार पर करते हैं। पहला है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है उपयोगिता के आधार पर, तीसरा है स्वामित्व के आधार पर और चौथा है विकास की स्थिति के आधार पर। इन चारों आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण होता है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को 2 वर्गों में बाँटा गया है, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। उपयोगिता के आधार पर भी संसाधन को 2 वर्गों में बाँटा गया है, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। स्वामित्व के आधार पर संसाधन को 4 वर्गों में बाँटा गया है, व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। और विकास की स्थिति के आधार पर भी संसाधन को 4 वर्गों में बाँटा गया। संभाव्य संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार संसाधन और संचित कोष संसाधन, ये सभी संसाधन है। इनको अलग-अलग वर्गों में बाँटा गया है। जो जिस कैटेगरी में आता है, उस कैटेगरी में बाँटा गया है कि हाँ, ये संसाधन जैव है, ये अजैव है, नवीकरणीय संसाधन है, अनवीकरणीय संसाधन। इन सभी संसाधनों को अलग-अलग आधार पर बाँटा गया है। अब इन संसाधनों को हम लोग पढ़ेंगे आगे एक-एक करके डिटेल से कि जैव संसाधन क्या है, अजैव संसाधन क्या है, व्यक्तिगत संसाधन, संभाव्य संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या है, इन सभी को चलिए हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं उत्पत्ति के आधार पर। संसाधन को 2 वर्गों में बाँटा गया, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। उत्पत्ति मतलब हो गया किसी चीज़ का उत्पन्न, उत्पत्ति कैसे हुई है, कोई चीज़ कैसे उत्पन्न हुआ है, कैसे वह जन्म लिया, उस आधार पर संसाधन को 2 वर्गों में बाँटा गया है। कैसे जन्म लिया है, ऐसे लिखते हैं उत्पन्न, कोई भी चीज़ कैसे उत्पन्न हुआ, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, उस आधार पर संसाधन को 2 वर्गों में बाँटा गया है, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। जैव संसाधन और अजैव संसाधन, इस इन दोनों में ये नहीं लगता है कि जो जैव संसाधन होगा वही जस्ट उसका उल्टा अजैव संसाधन होगा। जैव संसाधन क्या होगा? जैव मतलब इससे हम लोग होता है कि यह सजीव होगा, मतलब जीव, जिसमें जीवन है, जिसमें जान है, वह जैव संसाधन के अंतर्गत आएगा। जो जो भी सजीव है वह जैव संसाधन के अंतर्गत रखा जाएगा, ठीक। सजीव वस्तुओं को जैव संसाधन कहेंगे। जैसे में हो गया पेड़ पौधे हो गए, मनुष्य हो गया, मछली हो गया, इन सभी को हम लोग जैव संसाधन के अंतर्गत रखेंगे। उत्पन्न मतलब जो भी वस्तु सजीव है उसको जैव संसाधन के अंतर्गत, जस्ट उसका उल्टा है कि अजैव संसाधन। अजैव संसाधन अजैव संसाधन क्या है? जो निर्जीव है, मतलब निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैव संसाधन कहेंगे। जैव संसाधन किसको बोलते हैं? कोई जैसे इसका डेफिनेशन अगर बात करें परिभाषा की, जैव संसाधन मतलब जो वस्तु जिसकी प्राप्ति जैव मंडल से हुई है, ऐसे संसाधन जिसकी प्राप्ति
जिसकी प्राप्ति जैव मंडल से हुई हो, मंडल से हुई हो और इसमें सजीवों के सारे लक्षण मौजूद होते हैं, उसे जैव संसाधन के अंतर्गत रखते हैं। जैसे हो गया पेड़ पौधे हो गए, उसके बाद ले ले हम लोग जलीय जीव, मानव हो गया, ये सभी जैव संसाधन, क्योंकि इसमें जीवन है, ये जान है, ये सजीव है। जो भी वस्तु सजीव होगा वह जैव संसाधन के अंतर्गत आएगा। और अजैव संसाधन क्या कहलाएगा? जो निर्जीव है, मतलब निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैव संसाधन, अजैव संसाधन कहते हैं। निर्जीव वस्तुओं के समूह को हम लोग अजैव संसाधन कहते हैं। जैसे हम हो गया कि कोई अगर बात करें कुर्सी, एक एग्जांपल कुर्सी ले लें, ठीक, जो जिसमें जान नहीं है, जो निर्जीव है, उसे जैव संसाधन, अजैव संसाधन के अंतर्गत रखते हैं। सॉरी, उसके बाद आ गया जल, आ गया आपका जल, आ गया भूमि, आ गया भूमि, आ गया मृदा, आ गया। इन सभी में जीवन नहीं है, ये निर्जीव वस्तु है, इसीलिए इसको अजैव संसाधन के अंतर्गत रखते हैं। ठीक, चलिए हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर जैव संसाधन, इन्हीं को विस्तार से लिखा गया यहाँ पर कि जैव संसाधन क्या है। ऐसे संसाधन जिनकी प्राप्ति जैव मंडल से होती है, मतलब जहाँ जीव निवास करते हैं, जीव जंतु निवास करते हैं, ऐसे ऐसे चीज़ों को जैव मंडल कहते हैं। मतलब ऐसे संसाधन जिसकी प्राप्ति जैव मंडल से होती है, इनमें सजीवों के सारे लक्षण, निश्चित तौर पर जो जैव मंडल जैव जीव होगा तो उसमें सजीवों के सारे लक्षण मौजूद होंगे। ऐसे संसाधन जिनकी प्राप्ति जैव मंडल से होती है, इनमें सजीवों के सारे लक्षण मौजूद होते हैं, उसे जैव संसाधन कहते हैं। जैसे क्या हो गया, मनुष्य हो गया, वनस्पति हो गया, मत्स्य मतलब मछली हो गई, पशुधन हो गया, कोई भी पशु है, मतलब अन्य प्राणी हो गए, जिसमें सजीवों के सारे लक्षण मौजूद होते हैं, जो सजीव है, इन सभी को जैव संसाधन के अंतर्गत रखा गया है। अब अजैव संसाधन क्या है? वे संसाधन जो इस प्रकार उत्पन्न हुए हैं, जिसकी उत्पत्ति इस प्रकार हुई है, जो निर्जीव है। वे संसाधन जिसकी उत्पत्ति इस प्रकार हुई है, जिसमें जीवन नहीं है, जो मरे हुए हैं, जिसमें जान नहीं है, वह अजैव संसाधन के अंतर्गत आएगा, जो निर्जीव है। मतलब निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैव संसाधन कहेंगे और जैव संसाधन सजीव वस्तुओं को कहेंगे। सीधा सा डेफिनेशन याद रखिएगा कि निर्जीव वस्तुओं को अजैव संसाधन और सजीव वस्तुओं को जैव संसाधन कहेंगे। मतलब जैसे क्या है, सूर्य प्रकाश हो गया, पानी हो गया, पत्थर हो गया, इन सभी में जान नहीं होता, वो निर्जीव होते, इसीलिए इसे अजैव संसाधन के अंतर्गत रखा गया है। अब आगे है कि उपयोगिता के आधार पर, उपयोगिता दूसरा आधार है, उपयोगिता के आधार पर नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। उपयोगिता के आधार पर मतलब कोई वस्तु का उपयोग हम लोग कैसे करते हैं, किसी की उपयोग कैसे करते हैं, उनके आधार पर संसाधन को भी दो वर्गों में बांटा गया। पहला है नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन क्या है कि जिनकी प्राप्ति हम लोग बार बार कर सकते हैं, पुनः प्राप्ति योग्य संसाधन नवीकरणीय संसाधन कहलाता है। मतलब ऐसा संसाधन जिनका उपयोग हम लोग कर चुके हैं और फिर इसका हम लोग उपयोग कर सकते हैं, मतलब उपयोग करने पर भी इसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं, जिसकी प्राप्ति हम लोग, जिसकी प्राप्ति पुनः कर सकते हैं, पुनः प्राप्ति योग्य संसाधन, पुनः प्राप्ति प्राप्त संसाधन। ऐसा संसाधन जिनका उपयोग करने पर वह समाप्त नहीं हो, ऐसा संसाधन जिनका उपयोग करने पर समाप्त नहीं हो, नवीकरणीय संसाधन कहलाएगा। ठीक, जैसे सूर्य प्रकाश, जल हो गया, पवन हो गया,
इन सभी का हम लोग उपयोग करने पर वह समाप्त नहीं होगा। एक बार उपयोग करने पर इसका उपयोग हम लोग दोबारा भी कर सकते हैं। इन संसाधन को नवीकरणीय संसाधन कहेंगे। जस्ट इसी का उल्टा होगा, ऐसा संसाधन जिनका उपयोग करने पर वह समाप्त हो जाए। ठीक, ऐसा संसाधन जिनका उपयोग करने पर वह समाप्त हो जाए। ऐसा संसाधन जिनका उपयोग करने पर वह समाप्त हो जाए उसे अजैव संसाधन कहते हैं। इसकी इसकी जैसे क्या होगा, जैसे कोई खनिज पदार्थ हो गया, खनिज पदार्थ, उसके बाद हो गया जीवाश्म ईंधन, ये ऐसे संसाधन है जिनका उपयोग करने पर वह समाप्त हो जाता है। इसे दोबारा हम लोग उपयोग नहीं कर सकते, इसीलिए इसे अनवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत रखा गया है। चलिए देखते हैं अब इसकी परिभाषा क्या है कि उपयोगिता के आधार पर संसाधन को दो वर्गों में बांटा गया है। पहला है नवीकरणीय संसाधन, दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन क्या है कि वैसे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा, जिन्हें भौतिक या रासायनिक हो या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा नवीकृत मतलब नया नया इसे फिर से नया बनाया जा सकता है, ये पुनः प्राप्त किया जा सकता है, पुनः प्राप्त किया जा सकता है उसे, जो कभी जिसका उपयोग करने पर वह कभी खत्म ना हो। जैसे सूर्य प्रकाश हो गया, सूर्य का हम लोग कितना ही उपयोग कर ले वह खत्म होगा, समाप्त होगा। हर अगले दिन वह नई नई ऊर्जा के साथ वह हम उसका उपयोग कर पाएंगे। जैसे आज किए हैं फिर कल हम उसका उपयोग कर पाएंगे। तो सूर्य प्रकाश ऐसा संसाधन है जो खत्म नहीं होता है, जिसका उपयोग करने पर वह खत्म नहीं होगा, वह अनलिमिटेड है, मतलब इसका सीमित नहीं है। सीमित भंडार जिसका रहता है उसे नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत रखते हैं। इसका असीमित भंडार है उसे नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत रखते हैं। जैसे पवन ऊर्जा है, पवन ऊर्जा मतलब हवा का उपयोग कितना ही कर ले हम लोग वह खत्म होगा। हवा का उपयोग कितना ही ऊर्जा बना ले, जैसे आज हवा चली वह लगातार हमेशा चलते रहती है, वह कभी खत्म नहीं होने वाला संसाधन है। ऐसा संसाधन जो कभी खत्म ना हो, जिनका उपयोग हम लोग कितना ही कर ले वह खत्म ना हो, उसे नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत रखते हैं। जैसे कि सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, जल हो गया, वन हो गया, इन सभी संसाधन को हम लोग नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत रखते हैं। अब देखते हैं हम लोग अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन क्या है कि वैसा संसाधन जिन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, ऐसा संसाधन जिन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, जिनका उपयोग करने पर वह समाप्त हो जाए। एक बार उपयोग करने पर समाप्त हो गया और उसका उपयोग हम लोग दोबारा नहीं कर सकते, इसे अनवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत रखते हैं। एक बार समाप्त हो जाने पर यह क्या, इस प्रक्रिया को पूरा होने में लाखों वर्ष लगते हैं। अगर अनवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन है जिसका एक बार समाप्त हो गया तो फिर से उस संसाधन का उपयोग करने के लिए हम लोग लाखों वर्ष इंतजार करना होगा। जैसे में कुछ है कि जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन जैसे हो गया पेट्रोलियम पदार्थ हो गया, पेट्रोलियम पदार्थ हो गया। अगर पेट्रोलियम पदार्थ एक बार समाप्त हो गया फिर उसके बनने में लाखों वर्ष लगता है, लाखों करोड़ों वर्ष लगता है, इसीलिए इसे अनवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत रखते हैं। खनिज पदार्थ हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, जैसे कोई कोयला है, खनिज पदार्थ में कोयला है, कोयला है। कोयला कैसे बनता है, मतलब आज से लाखों हजारों वर्ष पहले पृथ्वी में एक जोरदार भूकंप आया तो कोई हलचल हुआ था। इसके वजह से क्या हुआ था, जितने भी पेड़ पौधे थे, वनस्पति थी, वह जमीन के अंदर दब गया, मिट्टी के अंदर दब गया। उसके दब जाने से उसके बाद पृथ्वी का जो ताप और दाब के कारण, पृथ्वी के अंदर जो ताप और दाब के कारण वह धीरे धीरे प्रोसेस होकर कोयला के रूप में परिवर्तित हो गया। इसके ऐसे कोयला बना था। लेकिन अब ये खत्म हो जाएगा, जितना कोयला बना हुआ सीमित मात्रा में है जमीन के अंदर, वो अभी फिर बनने में उसको टाइम लगेगा। अब वो खत्म हो जाएगा तो इसको बनने में फिर उतना ही टाइम लगेगा, इसीलिए इसका उपयोग सीमित मात्रा में है। अनवीकरणीय संसाधन उसी को बोलते हैं जो ऐसा संसाधन जिसका उपयोग करने पर वह समाप्त हो जाए, उसका उपयोग हम लोग दोबारा ना कर सके, उसी को अनवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत रखते हैं। इसे जिसको बनने में फिर हजारों लाखों साल लगता है, हजारों लाखों वर्ष लगता है, उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अब कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो पुनः चक्रीय होते हैं। एक होता है चक्रीय संसाधन, एक होता है चक्रीय, एक होता है अचक्रीय। चक्रीय संसाधन के अंतर्गत इसको रखते हैं जो कि एक बार उपयोग कर ले फिर उसको प्रोसेस करके नया बनाकर दोबारा उसका उपयोग कर ले। जैसे धातु होगी, जैसे धातु हो गया, लोहा हो गया,
सोना हो गया, चांदी हो गया। इसका उपयोग हम लोग एक बार कर लेने पर यह जब पुराना हो जाए या टूट-फूट जाए, इसका उपयोग हम लोग फिर इसको प्रोसेस करके नया बनाकर हम इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे कोई सोना हो गया, कोई ज़ेवर बनाया गया है, अब ये टूट गया या मॉडल पुराना हो गया, अगर हम चाहेंगे तो इसको नया बनाकर फिर से हम इसको नया बनाकर इसका उपयोग कर सकते हैं। या प्रोसेस होकर या चक्रीय हो जाएगा, मतलब रिसाइकल हो जाएगा। इसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं। लेकिन इसी अचक्रीय जो संसाधन है, जैसे जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन हो गया, खनिज हो गया, खनिज नहीं बोलेंगे इसको, बोलते हैं कोयला हो गया, कोयला। ये सभी संसाधन क्या है जिसका उपयोग एक बार करने पर, जीवाश्म ईंधन एक बार हम लोग उपयोग कर लिए या जल गया, उसके बाद हम लोग इसका उपयोग कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे, यह समाप्त हो गया। उसके बाद कोयला भी हो गया, कोयला को एक बार हम लोग जलाकर उसका उपयोग कर लिए तो दोबारा उसका उपयोग नहीं कर पाएँगे। इसीलिए चक्रीय संसाधन और अचक्रीय संसाधन में अंतर है तो दोनों अनवीकरणीय ही संसाधन, लेकिन दोनों में अंतर है। इसका प्रोसेस हम दोबारा करके इसका उपयोग कर सकते हैं नया बनाकर, और अचक्रीय संसाधन जो है वह एक बार उपयोग करने पर वह समाप्त हो जाता है। तो नवीकरणीय संसाधन उपयोगिता के आधार पर 2 प्रकार के संसाधन, पहला है नवीकरणीय संसाधन, दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन उन संसाधन को बोलते हैं जिनका उपयोग हम लोग दोबारा कर सकते हैं, उसका उपयोग हम लोग दोबारा कर सकते हैं। एक बार समाप्त होने पर वह और अनवीकरणीय संसाधन उन संसाधन को बोलते हैं जिनका उपयोग हम लोग दोबारा नहीं कर सकते हैं, जिन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। एक बार उपयोग होने पर वो समाप्त हो जाएगा तो बात खत्म हो जाएगी, उसका उपयोग हम लोग दोबारा नहीं कर पाएँगे, जैसे जीवाश्म ईंधन हो गया, खनिज पदार्थ हो गया। अब चलते हैं तीसरे आधार की ओर। तीसरा आधार कौन-सा है? स्वामित्व का आधार। स्वामित्व मतलब होता है मालिक। मालिक मतलब किसी संसाधन का मालिक कौन है? मालिक कौन है? उसका स्वामी कौन है? उस आधार पर संसाधन को 4 वर्गों में बाँटा गया। व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। नाम से ही पता चलता है व्यक्तिगत संसाधन क्या होगा, सामुदायिक संसाधन क्या। व्यक्तिगत संसाधन जो किसी एक व्यक्ति का हो, किसी एक व्यक्ति के अधिकार में हो, उसे व्यक्तिगत संसाधन कहेंगे। मतलब किसी एक निजी व्यक्ति के अधिकार में हो, उसे व्यक्तिगत संसाधन कहेंगे। उसके बाद सामुदायिक संसाधन, व्यक्तिगत संसाधन। स्वामित्व के आधार पर 4 वर्गों में बाँटा गया, व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन उन संसाधन को बोलेंगे जो किसी एक व्यक्ति का अधिकार में हो या एक व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में हो या उसके परिवार के अधिकार क्षेत्र में हो, उसे व्यक्तिगत संसाधन के अंतर्गत रखेंगे। जैसे कोई जिसका जैसे में अगर बात करें हम, किसी का घर है, कार है, कार है, कार है, उसके बाद हो गया कोई ज़मीन का टुकड़ा है, भूमि का टुकड़ा है, मतलब किसी का अपना ज़मीन है, अपना प्रॉपर्टी है, वो व्यक्तिगत संसाधन के अंतर्गत आएगा। अब घर है, घर तो पूरे समाज का तो नहीं होगा, किसी एक व्यक्ति का होगा या उस व्यक्ति के परिवार का होगा, या उससे संबंधित जितने लोग हैं उसके अंदर में आएगा, उसका अधिकार है उस घर में। दूसरा है कार, कार कोई अपने नाम पर लेता है, कार कोई एक व्यक्ति का होता है, पूरे समाज का तो होता नहीं है। इसीलिए यह व्यक्तिगत संसाधन के अंतर्गत में है, जो किसी का निजी है, निजी प्रॉपर्टी है, जो किसी एक व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में आता है, उसे हम लोग व्यक्तिगत संसाधन के अंतर्गत रखते हैं। दूसरा है सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन मतलब हो गया कि जो किसी एक समुदाय के अधिकार क्षेत्र में आता हो, जिसका उपयोग सभी कर सकता है, समाज में सभी का अधिकार हो उस क्षेत्र के अंतर्गत। जैसे में क्या हो गया कि जो किसी एक समुदाय के अंतर्गत आता हो, समुदाय के अंतर्गत आता हो, जो किसी एक समुदाय के अधिकार क्षेत्र में आता हो, उसका उपयोग सभी कर सकता है, कोई एक निजी व्यक्ति का नहीं होगा। जैसे हो गया जैसे हो गया स्कूल हो गया, या लिख देते हैं हम लोग विद्यालय। चारागाह हो गया, श्मशान घाट हो गया, स्कूल कॉलेजेस हो गया, इन सभी को हम लोग मंदिर हो गया, मंदिर, मस्जिद,
इन सभी को हम लोग सामुदायिक संसाधन के अंतर्गत रखते हैं। मतलब इस उसमें सभी का अधिकार है। स्कूल हो गया, इसका इसका तो सभी पर अधिकार है, वह सभी जा सकता है उस स्कूल के अंतर्गत। उसके बोलते हैं चारागाह हो गया, मंदिर, मस्जिद, इन सभी पर पूरे समाज का अधिकार होता है, किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होता है। इसीलिए सामुदायिक संसाधन के अंतर्गत उन संसाधनों को रखते हैं जिस पर पूरे समाज का अधिकार होता है। समुदाय भवन हो गया, इन सभी पर पूरे समाज का अधिकार होता है, किसी एक व्यक्ति का तो अधिकार होता नहीं है। आगे है राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन उन संसाधन को बोलते हैं जिन पर पूरे देश का अधिकार होता है। पूरे देश का अधिकार जिस पर होता है उसे राष्ट्रीय संसाधन बोलते हैं। जिस पर पूरे विश्व का अधिकार होता है, किसी एक देश का अधिकार नहीं होता है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अधिकार होता है, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। ठीक, चलते हम लोग अब इसकी परिभाषा की ओर कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन को भी 4 वर्गों में बांटा गया। व्यक्तिगत संसाधन वैसे संसाधन को कहते हैं जो किसी एक व्यक्ति के अधिकार में हो, या व्यक्ति के एक समूह के अधिकार में होता हो, या एक परिवार के क्षेत्र में होता हो। वैसे संसाधन जो किसी एक व्यक्ति या व्यक्ति के समूह या परिवार क्षेत्र में होता है उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जैसे साइकिल हो गया, पेन हो गया, कार हो गया, उसके बाद घर हो गया, या जमीन का कोई टुकड़ा हो गया जिसका हम लोग लगान देते हैं। लगान मतलब टैक्स पे करते हैं। जैसे कोई जमीन है उसका हम लोग टैक्स पे करते हैं। जमीन का रसीद कटता है, वही हुआ टैक्स। मतलब सरकार को जिस वस्तु का लगान दिया जाता है वो व्यक्तिगत संसाधन के अंतर्गत आता है। जैसे अगर कोई वस्तु आपने लिया, कोई वस्तु आपने परचेज किया, जैसे कार लिया, कार में भी तो हम लोग टैक्स देते हैं, जीएसटी देते हैं। फ़ोन लिए उसमें भी टैक्स देते हैं, मतलब वो व्यक्तिगत संसाधन है, इसीलिए इसका हम लोग लगान देना पड़ता है, सरकार को इसका टैक्स पे करना होता है। व्यक्तिगत संसाधन वैसे संसाधन को कहते हैं जो किसी एक व्यक्ति या व्यक्ति के समूह या परिवार के क्षेत्र में आता है, उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। और सामुदायिक संसाधन उन संसाधन को बोलते हैं वैसे संसाधन जिनका स्वामी क्या होता है, पूरे समुदाय होता है, पूरे समाज का अधिकार होता है, उन पर पूरे समाज का अधिकार होता है, उसे सामुदायिक संसाधन कहते हैं। जैसे में हो गया पार्क हो गया, मंदिर, मस्जिद, इन सभी पर पूरे समाज का अधिकार होता है। ये पार्क पूरे समाज जा सकता है, इसमें कोई रोक नहीं है कि आप नहीं जा सकते, आप इस धर्म के हैं, आप दूसरे गाँव के हैं। मतलब ये पूरे समाज का अधिकार है। मंदिर, मस्जिद जिस पर पूरे समुदाय का अधिकार होगा, उसे जिनका स्वामी पूरे समुदाय होगा, उसे सामुदायिक संसाधन के अंतर्गत रखा जाएगा। उसके बाद राष्ट्रीय संसाधन उन संसाधन को कहते हैं जिनका स्वामी पूरे देश की सरकार या किसी राज्य की सरकार होती है। मतलब किसी देश के अधिकार क्षेत्र में किसी देश के सीमा के अधिकार क्षेत्र में आने वाला वह सभी संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। एक देश के अंतर अधिकार क्षेत्र में आने वाला वह सभी संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाएगा। वह या किसी देश का सरकार हो या किसी राज्य का सरकार हो, उनके अधिकार क्षेत्र में आता है, इसीलिए उसे राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। मतलब एक देश के अंतर्गत आने वाला सभी संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। जैसे हो गया वन हो गया, रेलगाड़ी होगी, नदियां होगी, जैसे गंगा नदी, वह भारत देश का संसाधन है। ठीक, वो किसी एक व्यक्ति का तो है नहीं। रेलगाड़ी हो गया, वन हो गया, इन सभी संसाधन को हम लोग राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत रखते हैं। अब चलते हैं हम लोग और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिन पर किसी एक देश या राष्ट्र का अधिकार नहीं होता हो। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन उन संसाधनों को बोलते हैं जिन पर किसी एक देश या राष्ट्र का अधिकार नहीं होता हो। ऐसे संसाधन को अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। इन संसाधनों का नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्था करती है, जैसे WTO, मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इनका जो देखभाल करता है वह अंतर्राष्ट्रीय संस्था करती है। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन का मतलब देखभाल, उस नियंत्रण उस पर अंतर्राष्ट्रीय संस्था की होती है, किसी एक देश का नहीं होता है। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन उन संसाधन को बोलते हैं जिस पर किसी एक देश या एक राष्ट्र का अधिकार नहीं होता है, किसी भी देश का अधिकार नहीं होता, वह पूरे विश्व का अधिकार होता है। विश्व के सभी देश उन संसाधनों का उपयोग कर सकता है, उन पर अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अधिकार होता है। ठीक, तट रेखा से 200 किलोमीटर दूरी छोड़कर खुले महासागरीय क्षेत्र किसी एक देश का आधिपत्य नहीं होता। आधिपत्य मतलब होता है अधिकार। किसी एक देश का अधिकार नहीं होता है। मतलब तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी छोड़कर 200 किलोमीटर तक किसी देश का अधिकार होता है। 200 किलोमीटर के बाद का जो क्षेत्र होता है वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत रखा जाता है। खुले महासागरीय क्षेत्र संसाधनों को किसी देश का अधिकार नहीं होता, उसमें सभी देश का अधिकार होता है, जिससे कि हम लोग व्यापार करते हैं। तो
तट रेखा से 200 किलोमीटर दूरी छोड़कर जो खुले महासागरीय क्षेत्र होता है, 200 किलोमीटर के बाद का जो क्षेत्र होता है, वह अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत रखा गया। वह उस पर किसी एक देश का अधिकार नहीं होता है। अब चलते हैं हम लोग राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन में अंतर क्या है। अब है कि एक जैसे कोई भी देश हो, कोई भी समुद्री तट पर कोई भी देश हो, जिनका समुद्री तट से सीमा लगता है, उसका जो संसाधन है, वो लगभग 200 किलोमीटर तक जो क्षेत्र है, वो 200 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र होता है, वो उस देश का अधिकार होता है। 200 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र होता है, जैसे मान के चलिए भारत एक समुद्री तट पर वाला देश है, समुद्री तट से इसका सीमा लगता है। सम भारत का जो स्थलीय सीमा है, उस सीमा से लगभग 200 किलोमीटर तक का जो दूरी है, 200 किलोमीटर तक का जो दूरी का क्षेत्र है, उस पर भारत का ही अधिकार होगा। चाहे उस पर वह या जलीय मछली पकड़ सके या खनिज पदार्थ निकाल सके, इन सभी पर भारत का अधिकार होगा। 200 किलोमीटर के बाद का जो क्षेत्र होगा, उस पर वो भारत का अधिकार नहीं होगा, वो पूरे विश्व का अधिकार होगा, पूरे विश्व के देशों का अधिकार होगा। ठीक, 200 किलोमीटर का जो बाद का क्षेत्र होगा, यह क्षेत्र होगा, यह अंतर्राष्ट्रीय संस्था के अंतर्गत आता है। यह अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। और यह राष्ट्रीय संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। मतलब किसी भी तटीय रेखा से 200 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र होगा, वह उस देश का अधिकार होगा, उस पर उस देश का अधिकार होगा जिसका तट समुद्री सीमा से लगता है। और उसके बाद जो 200 किलोमीटर के बाद का जो क्षेत्र होगा, 200 किलोमीटर के बाद का जो क्षेत्र होगा, वह अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाएगा। और 200 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र होगा, वह राष्ट्रीय संसाधन कहलाएगा, उस देश का संसाधन होगा। उस पर चाहे वह मछली पालन कर सके, है राष्ट्रीय संसाधन। किसी राजनीतिक सीमा के अंतर्गत भूमि, खनिज पदार्थ या जल संसाधन, वन्य जीव संसाधन या समुद्री जीव, इन सभी का उपयोग वह देश कर सकता है जिस पर उस देश का सीमा लगता है। वह 200 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए। 200 किलोमीटर के महासागरीय क्षेत्र तक राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। इन सभी का अधिकार उस देश का होगा, इन सभी पर उस देश का अधिकार होगा। ठीक, यह राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आएगा। और 200 किलोमीटर तक का बाद का जो क्षेत्र होता है, 200 किलोमीटर के बाद का जो क्षेत्र होता है, वह अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आता है। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आता है। ठीक, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन समझ में आया। वैसा संसाधन जो किसी एक देश के अधिकार क्षेत्र में आता है, उसे राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। वैसा संसाधन जो किसी एक देश के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, वो पूरे विश्व के अधिकार क्षेत्र में आता है, उसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। ठीक, इस पर अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अधिकार होता है। उसका नियंत्रण क्या करता है? अंतर्राष्ट्रीय संस्था करती है। ठीक, तो यहाँ तक हो गया। अब हम लोग इससे आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जिससे कि हम लोग आज के क्लास में जितना पढ़े, उससे आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।